हमारी मजबूरियां दुनिया को पता है, हम इकोनॉमिकली उतने स्ट्रांग नहीं हैं, हमारे इंटरनल इश्यूज भी बड़े हैं। वी आर अ फ्लेजिंग इकोनॉमी। हमें तो बहुत बड़ा नेबर है, मिलिटरली भी हमसे बड़ा है, इकोनॉमिकली भी हमसे बड़ा है। तो हमारी तो शायद जितना मर्जी भी हम छुपाएं, एक वीकनेस या डेस्परेटनेस यहाँ हो जाती है कहीं कहीं। आपने कहा कि जनाब वो इंडिया भाग गया, हमारे दौर में तो ऐसा नहीं हुआ। मैं एटलीस्ट आई शुड नो, if there are 2 or 3 people who know, I know that, President Musharraf knows that, और पाकिस्तानी साइड पे then फॉरेन सेक्रेटरी राज मोहम्मद खान knows, औरों को तो शायद ना पता हो, ये इंडिया नहीं भागा था। चाइना तो खुद इंडिया के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा है, उसका $100 बिलियन से ज्यादा उनके साथ ट्रेड है। पाकिस्तान में अक्सर यह झूठ फैलाया जाता है कि भारत कश्मीर का मसला सुलझाना ही नहीं चाहता। जब जब भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के मसले पर बात होती है, अंतिम समय में भारत कोई न कोई बहाना बनाकर पीछे हट जाता है। पाकिस्तान के आज इस झूठ की पोल पाकिस्तान के ही एक भूतपूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद मोहम्मद कुसूरी ने खोलते हुए कहा है कि भारत नहीं, हम ही पीछे हट गए थे। हमारे देश के हालात उस समय ठीक नहीं थे। पाकिस्तान के इस सच के कबूलनामे के इर्द गिर्द घूमती आज की परिचर्चा आइए सुनते हैं। हमारी मजबूरियां दुनिया को पता है, हम इकोनॉमिकली उतने स्ट्रांग नहीं हैं, हमारे इंटरनल इश्यूज भी बड़े हैं। वी आर अ फ्लेजिंग इकोनॉमी। हमें तो बहुत बड़ा नेबर है, मिलिटरली भी हमसे बड़ा है, इकोनॉमिकली भी हमसे बड़ा है। तो हमारी तो शायद जितना मर्जी भी हम छुपाएं, एक वीकनेस या डेस्परेटनेस यहाँ हो जाती है कहीं कहीं। आपने कहा कि जनाब वो इंडिया भाग गया, हमारे दौर में तो ऐसा नहीं हुआ। मैं एटलीस्ट आई शुड नो, if there are 2 or 3 people who know, I know that, President Musharraf knows that, और पाकिस्तानी साइड पे then फॉरेन सेक्रेटरी राज मोहम्मद खान knows, औरों को तो शायद ना पता हो, ये इंडिया नहीं भागा था। हुआ ये था कि उन्होंने आना था अक्टूबर में, मनमोहन सिंह साहब ने इस्लामाबाद, और अक्टूबर में वहाँ 6 इलेक्शन हो गए बशमूल यूपी के। तो मैसेज आई उनकी, और उस पर आगे फैसला हो गया था कि वो साइन कर देंगे सर क्रीक पे, और 90% इश्यूज कश्मीर के रिजॉल्व हो चुके थे कि वो बिग बूस्ट। अच्छा, हमने गलती हमसे ये हुई, हमें क्या गलती, हमें कुछ स्टार्स में था कि हमने उनको डेट दे दी मार्च। उनका अगर अब आपने आया तो अपोजिशन एक्सप्लॉइट करेगी। हमें बात समझ आ गई, तो हमने कहा अच्छा आप आ जाए मार्च में। मार्च में ऑल हेल लॉट लेट लूज जब प्रेसिडेंट का क्राइसिस हो गया, और जब उन्होंने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को चीफ जस्टिस के ओहदे से हटाया, तो पाकिस्तान में जो हालात थे आप अच्छी तरह जानते हैं। आप हैरान होंगे कि मुझसे प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने पूछा, जब वो सारी तबाही आई हुई थी सड़कों पे, तो जी कसूरी साहब आपका क्या ख्याल है कि अगर वो अब मनमोहन सिंह आ जाए? तो मैंने कहा सर बिल्कुल ना बुलाएं। कहने लगे क्यों? मैंने कहा आज आप सोना कहेंगे तो ऑपोजिशन कहेगी ये पीतल है, और पाकिस्तान का मीडिया आपके खिलाफ है, पाकिस्तान की बार आपके खिलाफ है, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी आपके खिलाफ है, सड़कों पे निकली है। इसलिए ये बिल्कुल गलत टाइम है जो हम कर रहे हैं, यही हल है, आज नहीं तो बाद में हो जाएगा। तो इसलिए पहली बात तो यह है कि उन्होंने रिफ्यूज नहीं किया, लेट मी रिजेक्ट दिस आइडिया कैटेगोरिकली। एक तो यह बात है। नंबर 2, मैं यह मानता हूं कि पाकिस्तान और इंडिया में बहुत सस्पिशंस है, और जो हमारे 2 फॉरेन ऑफिस के बड़े एक्सपीरियंस आपने हमारे दोस्त बैठाए हुए, दोनों ही मेरे दोस्त हैं, इनकी बिल्कुल मुझे समझ आती है कि कहते हैं हम फूक के हमें जो है ना कदम आगे रखना चाहिए। इतना हम ना फूके के कदम ही हमारे रुक जाए। तो देयरफॉर ये डिफरेंस है बिटवीन अ पॉलिटिकल अप्रोच एंड अ डिप्लोमेटिक अप्रोच। इसमें सरप्राइज क्या था? उनका तो इलेक्शन मैनिफेस्टो का आइटम था कि हमने 370 खत्म करना है, हमने चेंजेस करनी है। हम किस बात से ऑप्टिमिस्टिक हैं कि जो हमारी बिहाइंड द डोर्स गुफ्तगू हो रही है, हम उसमें स्टेटहुड वापस दिलवा लेंगे, हम डेमोग्राफिक चेंजेस रुकवा देंगे? ये तो उनका डिक्लेयर्ड एजेंडा था जिसके ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ा हुआ है, और उनको पता था कि इसमें रिएक्शन होगा, अनरेस्ट होगा। जी, मैं आपको इसको एड्रेस करता हूँ ना जी। एजेंडा तो उनका था, तो क्या झक मारने आए थे लाहौर मोदी साहब? क्या आए थे करने? क्यों आए थे? तो सीधी बात है, आई नो फ्यू थिंग्स, सम थिंग्स वर हैपनिंग। एक दिखाने की बातें और होती हैं। बच्चे हैं, कैंटीन को छोड़ के इंडिया के साथ बातें करने लगेंगे,
चाइना तो खुद इंडिया के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा है। उसका $100 बिलियन से ज्यादा उनके साथ ट्रेड है। वो चाहता है कि वो लेट मी गेट सलमान बशीर साहब इनटू दिस आल्सो। तो सलमान बशीर साहब, अगर मैं कसूरी साहब की बातों पे जाऊं तो फिर ठीक है, फिर खुफिया डायलॉग की क्या जरूरत है? खुल के फिर हम बात क्यों नहीं करते? फिर अभी ISI या रॉ क्यों आपस में बातें कर रही है? फिर अभी इंटेलिजेंस वाले क्यों बातें कर रहे हैं? दुबई में छुप के क्यों मिल रहे हैं? फिर फॉरेन मिनिस्टर डिनाई क्यों कर रहे हैं? अगर सब इतना कोई इसमें इशू नहीं है और ठुक के फिर बात करें, फिर ओपन डायलॉग क्यों नहीं होता? सर बात यह है मालिक साहब कि वी हैव टू बी रियलिस्टिक। बात मेरा अपना जो सेंस है, अब आप इससे एग्री करें या ना करें, या अक्सर लोग इससे एग्री नहीं करेंगे, मगर आपने जैसे खुद भी कहा कि बहुत सारी पिछले 70 साल में कोशिश की गई कि कश्मीर के मसले का हल निकाला जाए। कुछ डिप्लोमेटिक एफर्ट्स थी, कुछ अस्करी एफर्ट थी, मगर मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि मेरी नजर में ये वक्त नहीं है एक फाइनल सोल्यूशन की तरफ जाने का, जो कि पाकिस्तान के हक में होगा या कश्मीरियों के हक में होगा। रियलिज्म ये तकाजा करता है कि हम हर कोशिश करें, ऐसी कोशिश करें जिससे कश्मीरियों के लिए एक लिहाज से कंफर्ट क्रिएट किया जा सके। इस वक्त उनकी स्ट्रगल एक लॉन्ग टर्म स्ट्रगल है, एक हिस्टोरिकल स्ट्रगल। मुझे ये बताएं, शायद ये बताएं, आपने कसूरी साहब की बात सुनो। भारत जब स्वतंत्र हुआ था उस समय हमारे देश में यानी 1947 में मुख्यतः 3 प्रकार के राज्य थे। पहले प्रकार के राज्य वे थे जो सीधे तौर पर अंग्रेजों के शासन के अधीन थे। दूसरे प्रकार के राज्य प्रिंसली स्टेट्स या रजवाड़ों का राज्य था। ये अंग्रेजों को कर यानी टैक्स तो देते थे, पर अपनी फौज रखने, अपना कानून बनाने और अपने नागरिकों से टैक्स वसूल करने के लिए स्वतंत्र थे। जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय प्रिंसली स्टेट्स की संख्या 565 थी। इन 2 प्रकार के राज्यों के अलावे एक तीसरे प्रकार के भी राज्य भारत में थे जो न तो प्रिंसली स्टेट थे और न ही सीधे तौर पर अंग्रेजों के अधीन थे। उनमें गोवा था जो उस समय पुर्तगालियों के अधीन था, और आपको पता ही था कि यह 1961 में पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ और भारत का हिस्सा बना। उसी तरह आज का पौंडीचेरी और बंगाल का एक शहर चंदननगर, यह फ्रांस के अधीन था जो 1954 में स्वतंत्र हुआ और भारत का पूर्ण रूप से हिस्सा बना। जम्मू कश्मीर भी एक प्रिंसली स्टेट उस समय था। अंग्रेजों ने अपने सीधे नियंत्रण वाले राज्यों का बंटवारा तो भारत और पाकिस्तान में कर दिया, पर प्रिंसली स्टेट्स को यह अधिकार दिया कि वे चाहे तो खुद अपना निर्णय ले, यानी वे भारत के साथ रहें या स्वतंत्र रहें या पाकिस्तान के साथ चले जाए। जम्मू कश्मीर के राजा हरी सिंह ने अपना निर्णय यह लिया कि वे स्वतंत्र रहेंगे, और उन्होंने इसी क्रम में भारत और पाकिस्तान के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट यानी वे यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं, ऐसा भारत के साथ और पाकिस्तान के साथ उन्होंने एक मुआहदा कर लिया, यानी करार कर लिया कि दोनों देश उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान की बुरी नज़र लगी हुई थी। वह चाहता था कि जम्मू कश्मीर उसमें कायम हो जाए, पर जम्मू कश्मीर चूंकि एक प्रिंसली स्टेट था और जम्मू कश्मीर के साथ पाकिस्तान ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी कर लिया था, तो वह सीधे हस्तक्षेप जम्मू कश्मीर पर नहीं कर सकता था। लेकिन जम्मू कश्मीर को हड़प करने के लिए उसने अपने कबीलाई लोगों को उकसाया, उनको हथियार दिया और कुछ अपने सेना के जवानों को भी उनमें शामिल करके जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करा दिया। राजा हरी सिंह की सेना पहले तो उन कबीलाई लोगों से लड़ी, पर जब देखी कि उनका मुकाबला करने में वे सक्षम नहीं है, तब उन्होंने भारत के साथ मदद करने के लिए गुहार लगाया। भारत ने प्रस्ताव रखा कि आप विलय करें तो भारत मदद करेगा। तत्कालीन राजा हरी सिंह ने भारत के साथ विलय का प्रस्ताव स्वीकार किया। तब भारत ने अपनी सेना जम्मू कश्मीर में भेज दिया, लेकिन इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण युद्ध विराम हो गया। भारतीय सेना संपूर्ण जम्मू कश्मीर से पाकिस्तानियों को बाहर नहीं निकाल पाई। इसी कारण जम्मू कश्मीर 2 हिस्सों में बट गया, जो आज एक भारत के पास है और दूसरा अवैध कब्जे में पाकिस्तान के पास है। जम्मू कश्मीर को फिर हड़पने के लिए पाकिस्तान ने 1965 और 1999 में युद्ध भारत के साथ किया, लेकिन इन दोनों युद्धों में पाकिस्तान नाकाम रहा और जम्मू कश्मीर उसके हाथ नहीं आया। फिर जब बाहर से नाकाम हुआ पाकिस्तान, तो जम्मू कश्मीर के भीतर अव्यवस्था फैलाकर, अलगाववाद फैलाकर तोड़ने की कोशिश किया और इस लिहाज से आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में भेजा, लेकिन यहाँ भी वह नाकाम रहा। तब जब कोई चारा नहीं था पाकिस्तान के पास, तो फिर अब आपस में मिलकर मामले को सुलझाने की बात करने लगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ
और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इस मसले को हल करने के लिए बहुत ही गंभीर प्रयास किए और कहा जाता है कि वे लोग इसके हल के करीब पहुंच गए थे, लेकिन उस समय वहां की सेना ऐसा नहीं चाहती थी। इसलिए 1999 में जब वह वार्ता चल रही थी, कारगिल का युद्ध हो गया, उस समय सेना के शासक जनरल परवेज मुशर्रफ थे, उन्होंने कारगिल कर दिया। तो यह जो वार्ता भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही थी वह खटाई में पड़ गई। बाद में जनरल मुशर्रफ ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पाकिस्तान में सत्ता से बेदखल किया और खुद सत्ता में शासन में आ गए। जब वे शासन में आ गए तो फिर उन्होंने कोशिश किया कि भारत के साथ शांति समझौता हो जाए, लेकिन शांति समझौता होने के बाद जब मामला अंतिम निपटारे के करीब पहुंचा तो आपने अभी पर चर्चा में सुना कि पाकिस्तान ही पीछे हट गया। अब जब यह भी फेल हो गया तो पाकिस्तान मांग करने लगा कि यूएन के अनुसार मामले का हल यानी जम्मू कश्मीर के मामले का निर्णय किया जाए। जम्मू कश्मीर के मामले के संबंध में यूनाइटेड नेशन ने 1948 में यह आदेश दिया था कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है वे भारत के शासन में आएंगे, यानी भारत का जो कानून व्यवस्था होगा वहां उस पर लागू होगा और भारत के देखरेख में अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक आएंगे और फिर अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक यहां पर जनमत संग्रह कराएंगे और इस जनमत संग्रह में जो निर्णय होगा कि ये जम्मू कश्मीर के लोग भारत के साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या स्वतंत्र रहना चाहते हैं, वैसा निर्णय होगा। लेकिन आज तक पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान पाकिस्तान ने भारत के हवाले नहीं किया और भारत के हवाले नहीं किया तो फिर यहाँ पर जनमत संग्रह नहीं हो पाया। भारत का शुरू से ही यह स्टैंड रहा है या कायम रहा है कि हमें जनमत संग्रह कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि विलय प्रस्ताव के अनुसार कानूनी रूप से यह समूचा जम्मू कश्मीर का क्षेत्र भारत का अंग है। लेकिन अगर आज भी पाकिस्तान पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान भारत के हवाले करे तो भारत अब भी जनमत संग्रह कराने के बारे में सोच सकता है। फिर से एक नई बातचीत जो अभी आपने सुना कि यूएई की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच फिर एक नई पहल हुई है कि जम्मू कश्मीर के मसले सहित जितने भी मसले भारत और पाकिस्तान के बीच हैं उनको सुलझाया जाए। यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। हम आशा ही कर सकते हैं कि इसका परिणाम अच्छा ही होगा, क्योंकि युद्ध किसी भी मसले का हल नहीं है और लंबे समय तक तनाव किसी भी देश के लिए, किसी देश के विकास के लिए भी अच्छा नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।